करके आपको समझाते जाता हूँ तो जल्दी होगा. ओके, फर्स्ट पैराग्राफ. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. ओके, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि दुनिया ख़त्म होगी आग की सर वजह से. रिकॉर्डिंग चालू की। हाँ हाँ, चालू है रिकॉर्डिंग. ओके, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि दुनिया जो है वो ख़त्म होगी फायर की वजह से. कुछ लोग कहते हैं दुनिया ख़त्म होगी आइस की वजह से. अरे ये फायर एंड आइस पोएम है ना. फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर. ठीक है, मुझे जो लगता है अपनी डिज़ायर से, अपनी इच्छा से. आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. ठीक है, ये इसको भी ऐसा ही लगता है कि जो दुनिया ख़त्म होगी, वर्ल्ड विल एंड विद फायर. बट इफ़ आई हैड टू पेरिश ट्वाइस, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice. ओके, तो अगर मुझे 2 बार पेरिश होने का मौका मिले, मतलब दुनिया अगर दोबारा ख़त्म हो, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट. तो मैं अब इतनी नफ़रत जान चुका हूँ, पहचान चुका हूँ कि आइस इज़ ऑल्सो अ ग्रेट, मतलब वो भी काफ़ी है दुनिया को ख़त्म करने के लिए. तो वो क्यों कह रहा है? क्योंकि आजकल जो वॉर्स हैं, जैसे पहले आप देखो वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, वो फायर था. लेकिन अब जो आप देशों के बीच में रिलेशन देखते हो वो आइस है. मतलब कोई भी आप एक दूसरे को सामने अटैक करते हुए नहीं देखोगे. हर कोई देश जो है वो एक दूसरे पे अटैक कैसे करना चाहता है? इकोनॉमी के थ्रू. ठीक है, कि हम दूसरे देश की इकोनॉमी वीक कर दें, उन पे कर्ज़ा चढ़ा दें, कर्ज़ा चढ़ा के उनको अपना गुलाम बना दें. तो अब डायरेक्ट अटैक करके नहीं होता है, क्योंकि सबको पता है कि अटैक होगा तो बाकी सब यूनाइटेड नेशंस के बाकी सब मेंबर्स जो हैं वो उसको आके बचा लेंगे, लड़ाई झगड़ा होने नहीं देंगे. तो अब फायर नहीं बल्कि आइस भी काफ़ी है दुनिया को ख़त्म करने के लिए. चलो, इससे पहले वाली जो पोएम थी, डस्ट ऑफ स्नो. द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. ठीक है, ये एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा था और ऊपर से क्रो ने अपनी बॉडी शेक की. शेक करने की वजह से जो ट्री पे पूरी स्नो पड़ी थी वो स्नो गिर गई इसके ऊपर, ऑथर के ऊपर. हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड ड्रूड. ठीक है, तो वो बर्फ़ गिरने से अचानक से उसका मूड ही जैसे बदल गया, और जो अपना पूरा दिन अब तक टेंशन में और किसी चीज़ में ख़राब कर चुका था, बर्फ़ गिरने की वजह से उसका मूड हल्का हो गया, रिलैक्स हो गया, और जो बाकी का दिन ख़राब होने वाला था वो ख़राब होने से भी बच गया. ओके, तो कई बार ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हमारे साथ होती है जिससे हमारा मूड चेंज हो जाता है. ठीक है, बहुत गुस्से में हो, बहुत परेशान हो किसी चीज़ से, और अचानक से हमारा कोई फ्रेंड आके कोई जोक बोल देता है, तो मूड जो है वो बिल्कुल लाइट हो जाता है. ठीक है, तो इसके साथ भी वैसा ही हुआ. बहुत किसी टेंशन में था, दिन अच्छा नहीं जा रहा था, लेकिन वो क्रो ने उसके ऊपर थोड़ी बर्फ़ गिरा दी, तो जैसे उसका दिन बदल गया, मूड अच्छा हो गया और बाकी का दिन भी अच्छा गया. आगे समझ में? सर बहुत कम जने ज्वाइन हुए हैं। कोई नहीं, वीडियो तो ऑन है, देख लेंगे जो बाद में. चलो, सेकंड पोएम.
नेल्सन मंडेला में भी दो पोएम्स हैं. फर्स्ट वन इज़ द टाइगर और सेकंड वन है द पैंथर. पहले द टाइगर स्टार्ट करते हैं. द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज growls. The tiger behind the bars of his cage snarls. The tiger behind the bars of his cage roars. Then he thinks, it would be nice not to be behind bars all the time, because they spoil my view. I wish I were wild, not on show, but if I were wild, hunters might shoot me. ठीक है, जो टाइगर है केज के अंदर है वो ग्राउल कर रहा है, स्नॉल कर रहा है, रोर कर रहा है ना, दहाड़ रहा है, लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है. लेकिन फिर वो सोचता है कि पूरी ज़िंदगी पिंजरे के अंदर बैठना सही नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा उसमें, क्योंकि ये सब लोग मुझे देखने के लिए आ जाते हैं, मेरा व्यू ख़राब करते हैं. काश मैं भी जंगली होता, जंगल में घूम रहा होता, इस तरीके से किसी शो में लोगों का एग्जीबिशन बन के नहीं बैठा होता. तो वो चाहता है कि काश मैं भी जंगल में होता, तो कितना मतलब इन लोगों के सामने मुझे एग्जीबिशन नहीं चल रही होती मेरी. लेकिन फिर उसी वक्त उसको दूसरा भी ख्याल आता है कि अगर मैं जंगल में होता तो हो सकता है कोई हंटर आके मुझे शूट कर लेता. हो सकता है अगर जंगल में होता तो कोई मुझे खाना खाते वक्त मुझे किसी चीज़ से फूड पॉइजनिंग हो जाता, किसी जंगली जानवर को खा के मुझे पॉइजनिंग हो जाती. बट इफ़ आई वर वाइल्ड वाटर माइट ड्रॉन मी. हो सकता है कि किसी तेज़ बारिश में नदी में मैं गिर जाता और डूब जाता. देन ही स्टॉप्स थिंकिंग. इतने बुरे बुरे ख्याल आ गए तो उसने सोचना ही बंद कर दिया. फिर जो अपना काम कर रहा था ग्राउल, स्नॉर और रोर का, वापस उसने वही करना शुरू कर दिया कि भाई वहाँ से अच्छा तो यहीं पे हूँ. तो दोनों व्यूज़ हैं. हर एक चीज़ के जैसे दो पहलू होते हैं, कुछ पॉजिटिव भी होता है, कुछ नेगेटिव भी. अगर जंगल में होता तो पॉजिटिव ये है कि उसके पास फ्रीडम होता हर एक चीज़ में, लेकिन नेगेटिव है कि उसकी जान पे खतरा भी उतना ही ज़्यादा होता. और ये वाला जो टाइगर है उसको लगता है कि जान ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रीडम से, तो वो वहाँ पे ही खुश है. अपना जो सोच रहा था जंगल जाने का विचार जो कर रहा था वो विचार छोड़ दिया, और जो अपना एग्जीबिशन दिखा रहा था ग्राउल, स्नोर और रोर का, वही चालू कर दिया वापस. सेकंड पोएम है द पैंथर. His vision from the constantly passing bars has grown so weary that it could not hold anything else. It seems to him there are 1,000 bars are behind the bars no world. ये पैंथर भी बार्स के पीछे है, और इतने सालों से अब इन पिंजरों में ये कैद है कि उसको लगता है कि दुनिया में सारी चीज़ें जैसे पिंजरे से ही हो सकती हूँ, मतलब बिना पिंजरों के कोई वर्ल्ड है ही नहीं. As he paces in cramped circles over and over, the movement of his powerful soft strides is like a ritual dance around a center in which a mighty will stands paralyzed. ठीक है, तो ये सोचते सोचते अपने पिंजरे में गोल गोल घूम रहा है. उसकी चाल जो है वो बहुत ही स्विफ्ट है, पावरफुल है. ऐसा लग रहा है जैसे कोई रिचुअल डांस कर रहा हो, सेंटर में गोल गोल घूम के गरबा जैसा कर रहा हो, ऐसा फील होता है ना. मतलब आराम से वो टहल रहा है पिंजरे के अंदर और सोच भी रहा है. Only at times the curtain of the pupils lifts quietly, an image enters in, rushes down through the tensed, arrested muscles, plunges into the heart and is gone. कुछ जगहों पे यहाँ पे जब ये पिंजरे में है अंदर, तो ये पिंजरे के जो कर्टन्स है वो खोले जाते हैं. सामने कुछ लोग इसको दिखाई देते हैं, लोगों की इमेज इसको दिखाई देती है, मतलब लोग सामने दिखाई देते हैं कुछ मिनटों के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, और फिर वापस से वो जो कर्टन्स थे वो बंद हो जाते हैं. ठीक है, तो वो जो
लोगों की इमेज है, जैसे कि वो इमेज जो है वो उसके जहन में जाती है, वो उसके मन तक जाती है, उसके दिल तक जाती है, और जब तक वो इमेज उसके दिल तक पहुंचे तब तक तो कर्टन्स बंद हो जाते हैं। सर हाँ सर कोर्स में तो द टाइगर इन द जू है सर ओनली। ये पेंसिल तो सर एक्स्ट्रा में दी हुई है द और रीडिंग टाइग के लिए खाली। अच्छा, ऊपर वाली है अ टाइगर इन द जू। हाँ हाँ सर सिर्फ वही है, आगे इंडेक्स में देखा ना। ठीक है ठीक है। Tiger in the zoo. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass. ठीक है, तो वही टाइगर की कहानी है कि वो स्ट्राइप्स, जैसे टाइगर पे स्ट्राइप्स होते हैं, उन स्ट्राइप्स को लेकर अपने केज में, जो बहुत एक छोटा सा केज है, फ्यू स्टेप्स, ठीक है, कुछ स्टेप्स चलता है, केज ख़त्म हो जाता है, वापस मुड़ के वही अपने स्टेप्स कंटिन्यू करता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन इज क्वाइट रेज, ठीक है, शांति से अंदर बैठा हुआ है, सब कुछ शांत है अंदर, लेकिन सोचता है ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। मुझे यहाँ पे क्या क्या कर रहा हूँ मैं इस पिंजरे में, मुझे तो किसी जंगल में होना चाहिए जहाँ पे मैं बड़ी ग्रास के अंदर छुप के किसी शिकार का वेट कर रहा हूँ, शायद किसी पानी के किनारे के पास में, नदी के किनारे के पास जहाँ पानी हो। पानी पीने तो सभी जंगल के जानवर आते ही हैं, तो हो सकता है कि एक प्लम्प डियर, मतलब मोटा ताज़ा सा डियर वहाँ पे आए, मैं उसके लिए शिकार करने के लिए ग्रास में छुपा बैठा हूँ, और जैसे ही वो आए तो मैं उस पर अटैक करूँ। ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल सेज। जो जंगल के आसपास जो भी घर होंगे मैं उनको जाके स्नॉल करूँगा, उनको जाके उन पे क्या कहते हैं कि दहाड़ूंगा, उन पे उन्हें डराऊंगा। एट द जंगल सेज बैरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज, अपने सफ़ेद फैंग्स और क्लॉज दिखा के, अपने नाखून दिखा के जो इतने ख़तरनाक है, मैं सभी विलेजर्स को टेरराइज करूँगा। टेरराइज यानी डराना चाहिए। बट ही इज़ लॉक्ड इन द कॉन्क्रीट सेल, ठीक है, चाहता तो वो बाहर जाना है, लेकिन अभी वो कॉन्क्रीट सेल में बंद है। His strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors, ठीक है, पूरी ताकत जो है वो इस पिंजरे के अंदर कैद हो चुकी है, बस अपने केज की लंबाई में ही वो घूमता रहता है, विजिटर्स को इग्नोर करने की ट्राई करता है। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars, ठीक है, रात में उसको कौन सी आवाज़ आती है? पेट्रोलिंग कार्स की, और अब ब्रिलियंट स्टार्स देखना का मन करता है उसको कि बाहर खुले आसमान में मैं अपने स्टार्स देखूं। बस वही अब रात के टाइम पे वो कर सकता है, किसी शिकार पे नहीं जा सकता। समझ में आ गई? कुछ यस डाउट? सर। यस सर। चलो अब थर्ड वाली भी कर लेते हैं। 3 चैप्टर करवाए कि 4? सर 4 करवा दिया आपने। इसमें कौन सी पोएम है थर्ड वाले में? द बॉल पोयम। और एक और है यस सर यही। इंडेक्स में देखा कौन सी है? हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। यस सर हाँ सर दोनों है। दोनों है, ठीक है। If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should you to advance a large and tawny beast, if he roars at you, you are dying, you all know it is the Asian lion. अगर आप कभी ईस्ट के जंगल्स में चले जाते हो, ईस्ट यानी हमारा गुजरात, तो गुजरात के अगर जंगलों में आप पहुंच गए और चलते चलते आपको अगर एक बहुत बड़ा सा टाउनी बीस्ट मिल जाता है,
बीस्ट यानी जानवर मिल जाता है आपको, और अगर वो आप पे रोर करता है, आपके सामने दहाड़ता है और आपके मरने जैसी हालत हो जाती है, तो समझ जाओ तो आपके सामने कौन आ चुका है, एशियन लायन आ चुका है. Or if sometime when roaming around a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. ठीक है, या फिर कभी घूमते घूमते आप किसी ऐसे जानवर से मिलो जिसकी ब्लैक स्ट्राइप्स हैं, येलो बैकग्राउंड है, और देखते ही देखते वो आप पे अटैक कर दे और आपको खा जाए, मतलब समझ जाओ कि वो एक बंगाल टाइगर है. इफ स्ट्रोलिंग फॉर द बीस्ट यू व्यू, अगर आपके सामने एक बीस्ट आपको दिखाई देता है जिसके ऊपर स्पॉट्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे गोल गोल स्पॉट्स हैं, एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू. सर ये टाइगर वाला वापस समझाओ ना. टाइगर की बस वो कहानी बताइए कि भाई देख, ब्लैक स्ट्राइप्स होते हैं, येलो बैकग्राउंड होता है, बहुत फास्ट होता है, देखते ही देखते आप उसको देखते ही रहोगे तब तक तो वो अपना शिकार भी कर लेगा. ठीक है, तो इतना तेज़ जानवर आपको अगर कोई दिखता है, मतलब वो कौन होगा, बंगाल टाइगर. फिर थर्ड है स्ट्रोलिंग फोर्थ. स्ट्रोलिंग मतलब आगे बढ़ते हैं, फोर्थ मतलब आगे. तो आगे बढ़ते हुए अगर आपको एक जानवर दिखता है जिसके ऊपर स्पॉट्स हैं, एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, और वो आप पे जंप करता है, लेफ्ट यानी जंप करता है, यू नो इट इज़ द लेपर्ड. Twill do no good to roar with pain, he would only lap and lap gain. ठीक है, अगर आप ज़ोर ज़ोर से उसके सामने चिल्लाने भी लगोगे दर्द के मारे, तो भी आपको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो तो आप पे बार बार अटैक करता ही रहेगा. If when you are walking round your yard you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. ठीक है, जंगल में घूमते घूमते आपको कुछ ऐसा मिल जाता है जो आपको आके हग करता है, और हग इतना ज़ोर से करता है कि आपकी हड्डियाँ ही तोड़ दे, तो समझ जाना कि वो बियर है. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरस. और फिर भी अगर डाउट हो तो बियर आपको एक और जादू की जप्पी दे देगा. ठीक है, फिर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा. ठीक है, क्योंकि बियर कैसे शिकार करता है, हड्डियाँ तोड़ के अपने शिकार की वो शिकार करता है. Though to distinguish beasts of prey a novice might nonplus, the crocodile you always may tell from the hyena. Thus, hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. ठीक है, दो मिलते जुलते शक्ल यानी फेस से मिलते जुलते हैं, एक है हाइना, दूसरा क्रोकोडाइल. हाइना जो है वो बहुत ही मीठी छुरी जैसा होता है, स्माइल करते हुए आपके सामने आता है और शिकार पे अटैक करता है. और क्रोकोडाइल बिल्कुल उसका उल्टा, रो रो करता है, आपको उस पर दया आती है, आप उसकी मदद करने जाते हो और फिर वो आप पे अटैक कर देता है. द ट्रू चैमिलियन इज स्मॉल, अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग. चैमिलियन देखा है ना सबने, क्या बोलते हैं सिंधी में चैमिलियन को? हिंदी में होता है, क्रिकेट बोलते हैं. क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, सर डेडर बोलते हैं. नहीं नहीं, वो रेडर नहीं है, सांडा बोलते हैं. सांडा. सांडा, हाँ, जो अपना रंग बदलता है ना, बैकग्राउंड के हिसाब से अपना रंग बदलता है, चैमिलियन. तो लिजर्ड जैसा होता है, पूंछ बहुत लंबी होती है लिजर्ड के कंपेयर में. ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके बिल्कुल कान होते ही नहीं है. नॉट अ सिंगल विंग, ठीक है, चमड़ी पे एक विंग भी नहीं होता. इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री
इट इज़ द चैमिलियन यू सी। ठीक है, ट्री पे आपको अगर और कुछ नहीं दिख रहा तो ये चैमिलियन ही हो सकता है। समझ में आई पोयम? यस सर आप सर चलो, द बॉल पोयम। Who is the boy now who has lost his ball? What was he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. Okay, what is the boy now who has lost his ball? ठीक है, एक लड़के की बॉल जो है वो खो जाती है। What is he to do? ठीक है, अब वो क्या करेगा? क्योंकि बॉल को तो मैंने देखा, आई सॉ इट गो मैरिली बाउंसिंग, कि बॉल तो आराम से कूदते कूदते स्ट्रीट के उस पार चला गया, और स्ट्रीट के उस पार जो पानी है, लेक या रिवर जो भी हो, वहाँ पे वो बॉल जो है वो चला गया। नो यूज टू से ओ देर आर अदर बॉल्स। An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him a dime, another ball is worthless. Now he senses first responsibility in a word of profession. ठीक है, तो ऑथर जो है वो उसको कह रहे कि भाई अब तो देख, बॉल चला गया, देयर आर अदर बॉल्स। तो जब बॉल चला गया ऐसा उसको बोला, तो बच्चा जो है वो थोड़ा सा सैड फील करता है। तो ऑथर कहता है कि अरे सैड क्यों हो रहा है, दूसरे भी तो बॉल्स हैं, तू कोई दूसरा बॉल खरीद लेना। लेकिन बच्चा तो फिर और ज़्यादा मायूस हो गया। तो ऑथर को अपनी याद आती है कि जब वो छोटा था तब उसके साथ भी ऐसा होता था कि अगर बॉल चला जाए, खो जाए, तो दूसरा बॉल लाने में तो भाई बहुत पापड़ बेलने पड़ते है ना। कहीं से पैसे का बहाना बनाना पड़ता है, मम्मी पापा को बहाना बनाना पड़ेगा कि पैसे दो, मेरा बॉल कैसे गुम हुआ, उसके सारे रीजंस बताने पड़ते हैं, प्रॉमिसेस करने पड़ते हैं कि अगली बार नहीं जाएगा मेरा बॉल, है ना। तो ये तो भाई दूसरा बॉल लेने में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम है। पहला गया वो तो गया, उसकी तो सैडनेस है ही, ऑथर ने बोला दूसरा ले लेना, तो वो तो और मुश्किल बात हो गई। तो जब उसके फेस पे और ज़्यादा ऐसे थोड़ा वो उसने मायूसी देखी, तो ऑथर को भी अपने यंग डेज याद आ गए जब उसके भी ऐसे ही बॉल गुम होते थे। बट आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, लेकिन अब मैं उसको और कुछ नहीं कहूँगा और कुछ नहीं समझाऊँगा। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि इसी से उसको पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे समझ में आएगी, अपनी चीज़ों की वैल्यू समझ में आएगी। क्योंकि वर्ल्ड ही पोजेशन का है, पोजेशन यानी मेरा। आपको अपनी हर एक चीज़ संभाल के रखनी है, ठीक है। कोई भी चीज़, जब आपकी थोड़ी सी चीज़, छोटी सी चीज़ भी गुम हो जाती है तो उसका बहुत दुख होता है आपको। पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय, एंड नो वन buys a ball back. Money is external. He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of laws, how to stand up. ठीक है, तो उसको इन्हीं चीज़ों से समझ में आएगा कि दुनिया तो भाई आपकी चीज़ें लेने ही बैठी है, आपकी चीज़ें गुम भी होंगी, तो आपको अपनी चीज़ों का, जो आपको वैल्यूएबल थिंग्स हैं, उनको आपकी बहुत केयर आपको करना सीखना होगी। मनी इज़ एक्सटर्नल, पैसा तो एक्सटर्नल है ही, लेकिन उसके साथ साथ इन चीज़ों से वो सीख रहा है, ही इज़ लर्निंग। क्या सीख रहा है? द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, कि जब आपकी कोई चीज़ खो जाती है तो कितना दुख होता है। और उसके बाद हाउ टू स्टैंड अप, नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। ठीक है, हर एक इंसान को, अभी आपको अभी तक अपनी लाइफ में पता चला या नहीं चला, लेकिन आगे जाके हर एक इंसान को ये पता चलता ही है कि चीज़ें गुम होती है, अगर गुम हो जाती है तो उस पर
रोने के बजाय, मतलब चीज़ें कुछ ख़राब भी हो जाती है, कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ दुख भी आ जाए, लेकिन उसको पीछे छोड़ के आपको आगे कैसे बढ़ना है, हाउ टू स्टैंड अप, knowing that what every man must one day know and most know many days how to stand up। और ज़्यादातर लोगों को किसी न किसी दिन पता चल ही जाता है कि गिरने के बाद उठना कैसे है। आया ये पोयम समझ में? एपिस्टेमोलॉजी क्या है मतलब? क्या? सर ये एपिस्टेमोलॉजी मतलब? एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, यानी जो दुख है, जो फीलिंग है किसी चीज़ के खोने की, उसके बाद हाउ टू स्टैंड अप, उसके बाद कैसे बिहेव करें, हम कैसे आगे बढ़ें। जो गया वो तो गया, अब और क्या कर सकते हैं ना। तो अपना मूड तो ठीक कर ही सकते हैं, वो आपको हर कोई बताएगा, आपके बड़े सब बताएंगे क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड हैं। लेकिन जब तक आपको खुद एक्सपीरियंस नहीं होगा उस चीज़ का, तब तक आप नहीं पहचान सकते हाउ टू स्टैंड अप। सो किसी न किसी दिन हर एक इंसान को अपनी लाइफ में पता चल ही जाता है कि हमें प्रॉब्लम के बाद उसको कैसे बिहेव करना है, कैसे उसको लेना है, पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में। ओके, एनी डाउट? नो सर। नो सर। फोर्थ में कितनी है पोएम्स? कौन सी है? अरे एमेंडा, तो बहुत मस्त पोएम है। अमेंडा सर, बहुत अमेंडा तो इंटरेस्टिंग नाम पोएम है, होता है। बहुत अच्छी है। यस। मंडे को ये भी आएंगे सब नहीं, पोएम्स पोएम्स नहीं आएंगे, चैप्टर्स होंगे। चार चैप्टर और? ओके, अमेंडा। सर अमेंडा तो नाम होता है ना? यस, हाँ नाम है ना। सर अमेंडा एक लड़की का नाम है, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन करते हैं, थोड़ा सा पता चल जाए आपको क्या है पोएम में। एवरी चाइल्ड फील्स दैट शी और ही इज़ कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अदर। हमें हमेशा लगता है ना कि हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े भाई बहन हमें कंट्रोल कर रहे हैं, इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ऐसा करो, ऐसा मत करो। हमें लगता है कि हमारी आज़ादी छीन ली गई है। तो राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू बट योर पेरेंट्स और एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू। ठीक है, आप वो चीज़ें करना चाहते हो लेकिन आपके पेरेंट्स और आपके बड़े जो हैं वो चीज़ें आपको वो अलाउ नहीं करते। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें हैं जो अमेंडा करना चाहती है लेकिन उसके पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो उसका देखो कैसा बिहेवियर रहता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. ठीक है, ये जो लगता है उसकी मम्मी जो है वो उसको डांट रही है, अपने नाखून मत खा। Don't hunch your shoulders, मतलब सीधी बैठ, झुका मत अपने शोल्डर्स को। बहुत सारे बच्चे ऐसे पीठ झुका के बैठते हैं ना, तो डोंट स्लाउच, है ना, स्लाउच मतलब पीठ झुका के बैठना। डोंट स्लाउच, सिट अप स्ट्रेट, एकदम सीधी बैठ, अपनी पीठ सीधी कर। तो ऐसे डांट रही है। There is languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. लेकिन अमेंडा जो है वो तो अपने ही ख्यालों में खोई हुई है। एक बहुत अच्छा सा समुद्र उसको दिख रहा है चमकता हुआ, जहाँ पे सोल इनहेबिटेंट, जहाँ पे सिर्फ लाइफ, जिंदा चीज़ जो है वो खुद एक वही है। और वो क्या है, एक मरमेड के फॉर्म में खुद को देख रही है। मरमेड यानी जलपरी, ठीक है, मरमेड यानी जलपरी, आधी लड़की आधी मछली। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और उस वो समुद्र में बहुत अच्छे से तैरती जा रही है। ठीक है, मम्मी डांटती जा रही है और ये अपने ख्यालों में कुछ और ही जगह खोई हुई है।
मम्मी वापस डांटती है. Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. होमवर्क कंप्लीट किया, रूम साफ किया, शूज़ साफ किए. कितना बोला था मैंने तुझे, कुछ नहीं करती है. अब वो उसका सपना और चेंज हो गया. आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट. आई पैटर्न ऑफ डस्ट विथ माई हर्स्ड बेयर फीट. द साइलेंस इज कोल्ड एंड द फ्रीडम इज स्वीट. ठीक है, अब ये खुद को कहीं पे स्ट्रीट पे घूमते हुए एक अनाथ की तरीके से सोच रही है. ऑर्फन अनाथ सोच रही है खुद को, जो स्ट्रीट्स पे घूम रही है. अपने पैरों से डस्ट में पैटर्न बना रही है. ठीक है, डस्ट में पैटर्न बना रही है, पैरों से डिज़ाइंस बना रही है, ड्राइंग्स बना रही है. द साइलेंस इज़ गोल्डन. बहुत शांति है उस जगह पे, उन स्ट्रीट्स पे. एंड द फ्रीडम इज़ स्वीट. बहुत आज़ाद फील कर रही है. लेकिन आज़ादी तो मम्मी से नहीं देखी जा रही. डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा. रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा. विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा. कि चॉकलेट मत खा. अपनी एक्नी के बारे में. एक्ने मतलब जो पिंपल्स, फुंसी, फोड़े आते हैं ना मुंह पे. चॉकलेट खाएगी तो वो एक्ने बढ़ जाएंगे. विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा. मेरी तरफ देखेगी, पर वो तो कहाँ देखती है, वो तो अपने ख्यालों में खोई रहती है. अब क्या ख्याल है? आई एम रपुंजल. रेपुंजल के बारे में सुना है कभी? रेपुंजल एक प्रिंसेस थी जिसके इतने बड़े बाल थे कि वो फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे खड़ी रहती थी, और अपने बाल जब खोलती थी तो नीचे तक उसके बाल पहुंचते थे. ठीक है, तो वो प्रिंसेस की कहानी है. और जो लड़का था वो उसके बालों के सहारे उसकी गैलरी तक पहुंचा था, ऐसा कुछ कहानी में था. सो आई एम रेपुंजेल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर. ठीक है, वो खुद को एक प्रिंसेस मान रही है, रेपुंजेल, और उस टावर में उसको बहुत ज़्यादा ट्रैंक्विल एंड रेयर लग रहा है. मतलब बहुत परेशानी सा लग रहा है, बहुत अकेलापन सा लग रहा है. आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर. लेकिन मैं अपने जो ब्राइट हेयर है, गोल्डन हेयर है, वो तो कभी नीचे नहीं फेंकूंगी. Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think I nagged at you, Amanda. कि क्या खोई रहती है? Stop that sulking. अपने ख्यालों से बाहर आ. कितना मूडी है तू, कितनी मूडी है. हमेशा कोई ना कोई अलग ही मूड में रहती है. तुझे जो कोई भी देखेगा तो क्या बोलेगा? कि तेरी मम्मी ने ही तुझे ऐसा बनाया है. ठीक है, खोई खोई सी, चुपचाप सी, कुछ बोलती नहीं. सबको लगेगा मैं ही तुझे इतना बोलती रहती हूँ, जिसकी वजह से तू चुप हो गई है. आया पोएम समझ में आया? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मम्मी उसको करने को कह रही है, लेकिन वो तो अपने ही मूड में खोई रहती है. कोई डाउट इस पोएम में? हेलो. No, no. ओके, चलो अब लेक्चर एंड करते हैं. सर हाँ, मंडे को सर 7 और 4-5 पोयम. पोएम्स नहीं है, ओनली चैप्टर्स. 7 चैप्टर्स, नो पोएम. ओके. सर ग्रामर आएगा. सर लिंक भेज देना यूट्यूब पे 7 चैप्टर्स की सारी. हाँ हाँ, ग्रामर में जो मैंने बोला सर था, ग्रामर आएगा. कॉम्प्रिहेंशन आएगा सिर्फ. सर कॉम्प्रिहेंशन. और सर वो अनसीन कॉम्पो अगर आते हैं वो. नहीं, वो अभी नहीं, वो बाद में. ओके, चलो बाय बाय ऑल ऑफ यू.